निशाने पर भाजपा को लेना था आपको, निशाने पर मनुवादियों को लेना था आपको, निशाने पर उन बलात्कारियों को लेना था, निशाने पर खड़े खड़े आदिवासियों के मुंह पर मूतने वालों को लेना था, निशाने पर मामा का व्यापम घोटाला आता, निशाने पर मामा के वो तमाम घोटाले आते, निशाने पर वो सब कुछ आपको लेना था जो आपने नहीं लिया। आपने निशाना पे दलितों के नेत्री को ले लिया। अरे भाई, लेना था दलित उत्पीड़न करने वाले वो आरोपियों को, जो आरोपी खुलेआम सत्ता के का लाभ लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और सत्ता का रौब भी दिखा रहे हैं, और जो पिछड़े आदिवासी और दलित जो वाकई बिल्कुल वहाँ पर हाशिए पर हैं, जिनको अभी तक संवैधानिक अधिकार भी नहीं मिला और सामाजिक अधिकार भी नहीं मिला, तो सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित वर्ग की बात न कर आप अगर केवल बहन जी को टारगेट कर रहे हैं और केवल ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो समस्या का समाधान नहीं है। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है जो इन बातों को समझ ना पाए कि भाई साहब आपको करना क्या था और आप कर क्या रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में जिन्हें चेहरा बनाया गया, कमलनाथ को, सबसे पहले तो पिछले 1 वर्षों से कमलनाथ जी की जो गतिविधियां रही हैं वो कहीं से भी भारत के अम्बेडकरवादियों के लिए, विशेषकर संविधान पर जिनकी पूर्ण रूप से आस्था है, उनके लिए वो गतिविधियां स्वीकार नहीं रही है। उनमें प्रमुख रूप से बाबा बागेश्वर के दरबार में जाना, जो बाबा बागेश्वर खुले मंचों से ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अर्थात भारतीय संविधान पर हमारी आस्था नहीं। ऑटोमेटिकली अगर कोई कहता मैं इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा तो ये माना ही जाएगा कि भारत के संविधान पर उसकी आस्था नहीं है या वो संविधान को नहीं मानता। कोई कहे मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, यानी वैदिक राष्ट्र, यानी कि मनुस्मृति पर आधारित राष्ट्र, तो उसमें समझने और समझाने की कोई आवश्यकता फिर नहीं है, बिल्कुल मान ही लिया जाए कि उसकी आस्था संविधान पर नहीं है। तो कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री के चेहरे थे, प्रत्याशी थे, और कांग्रेस को ये गर्व था कि कमलनाथ के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए था कि हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, मजबूत करने की नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाम हिंदू राष्ट्र, यानी भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू राष्ट्र और कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र। तो ये मुकाबला जो हिंदू बनाम हिंदू किया गया, जिससे संवैधानिक शब्द निकाल दिए गए और उन तमाम व्यक्तियों को निकाल दिया गया। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा वो मूतन शुक्ला का जिक्र नहीं हुआ पूरे चुनाव में, जबकि ये मुद्दा था। ठीक है, चूँकि मामा के राज में जो कुछ हुआ था, पूरे चुनाव में दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस ने कोई मुद्दे को उठाया नहीं। जो पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में दलितों के साथ अत्याचार हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, उस मुद्दे को नहीं उठाया गया। पूरे चुनाव में अभी जो एक नाबालिग दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जिसको पुलिस वो घूमती रह गई, सड़क पर घूमती रह गई और उसका पुलिस ने नोटिस नहीं लिया। पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। तो आप जब मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाएंगे और हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई लड़ेंगे, तो भैया कांग्रेस वालों आप लिख लो किसी कोड़े कागज में, हिंदू बनाम हिंदू में भारतीय जनता पार्टी ही चैंपियन बनेगी, आप चैंपियन नहीं बन सकते हो, एकदम तय है। क्योंकि हिंदुत्व की बात जब भी आएगी तो मोदी जी और योगी जी से आगे कोई बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपीराइट जो है वो इनका है। इन्होंने अपने क्रियाकलापों से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से एक संदेश तो दे दिया देश के उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं उनको, कि भाई मैं ही हूँ जो ये संभव कर सकता हूँ, तुम्हारे सपने को साकार कर सकता हूँ। कांग्रेस, ये कहावत बिल्कुल वैसी सटीक है कि कौवा चली हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गई। तो आप हंस की चाल चल रहे थे, आप हिंदुत्व की चाल चल रहे थे, परिणाम बहुत अच्छा आने की उम्मीद नहीं है, ये एकदम तय है। जो सपना आपने 2-4 महीने पहले का जो सर्वे देखा होगा उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाया जा रहा था, लेकिन अचानक ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आया, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की रुचि कांग्रेस से कम होती गई। एक ये प्रमुख कारण रहा। नीतीश कुमार जी में लाख खराबी हो, लाख कमियां हो,
लेकिन ये सच्चाई पूरे भारत को जाननी चाहिए कि आज के युग में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों के लगभग अधिकार की पूर्ति के प्रति चिंतित भी हैं और उस पर काम भी लगातार कर रहे हैं। सैकड़ों उदाहरण हमारे पास हैं जिस पर ये दावे के साथ कहा जा सकता है मोदी जी आज पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अली अनवर साहब को 13 साल पहले राज्यसभा भेजा, अली अनवर अंसारी साहब को, डॉक्टर एजाज अली साहब को घर से उठा के पकड़ के राज्यसभा भेजा कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, आप लड़ाई लड़ते हैं, आप मैंने पिछड़े और दबे कुचले मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, आपको राज्यसभा में जाना चाहिए। ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। गुलाम गौस को उठाकर भेजा, कहकशां परवीन को उठाकर भेजा, पैसे लेकर नहीं। ये सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियाबी को, सबको उठा कर भेजा गया। कोई किसी की हैसियत ऐसी नहीं थी कि पैसे देकर जाए। हाँ, डॉक्टर एजाज अली और एक दो तो हैं जो पैसे भी दे के जा सकते थे, लेकिन बहरहाल ये जितने लोग मैंने नाम लिए इनको घर से पकड़ के नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं तुम अपने समाज की आवाज़ उठाते हो तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए। हाँ, बीजेपी ये करे कि मेरे यहाँ आओगे तो संस्कारी हो जाओगे, मेरे यहाँ क्या संस्कार निर्माण की फैक्ट्री लगी हुई है, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन भी है, उनके यहाँ एक वॉशिंग मशीन भी है, एक पाउडर भी है। वो तो गाना आपने सुना ही होगा, वॉशिंग पाउडर भाजपा का जो गाना चल रहा है। तो उनके यहाँ अगर कोई जाए, अजित पवार गया, देखिए कितनी शांति से रह रहा, और उद्धव ठाकरे बेचारा जो है किनारे फेंका हुआ है। उनके यहाँ यही तो एक मसला है। पश्चिम बंगाल चले जाइए, जो नेता सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, इसने तो इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि गर्दन तक डूबा हुआ, भाजपा में जाते ही वो एकदम सेफ है और उसकी चर्चा खत्म है साहब। और चर्चा ही खत्म नहीं हुआ, जब चर्चा खत्म हो गया, खर्चा खत्म हो गया, पर्चा खत्म हो गया, तो वापस फिर वो टीएमसी में आ गया। मुकुल राय ही नाम है ना, शारदा घोटाला और कौन घोटाला और क्या घोटाला, कहाँ गया साहब घोटाला। आप अपनी भी देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की ये जवाबदेही बनती है कि भ्रष्टाचार हो या सांप्रदायिकता हो या जातिवाद हो, आपका चेहरा साफ होना चाहिए, आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का मतलब ईडी घर घर भेजना नहीं होता। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का मतलब ये होता है कि वाकई जो जनता का पैसा, जो मेहनत का पैसा, जो खून पसीने का पैसा ये राजनेता लूट रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, इनके लूट पर अस्थाई लगाम लगाया जाए। क्या मोदी जी के सरकार के आने के बाद लूट बंद हो गया? क्या नहीं हुआ। ईडी का इस्तेमाल हो रहा, लूट नहीं बंद हुआ। ये ना लूटेगा वो लूटेगा, राम सिंह नहीं लूटेंगे, श्याम सिंह लूटेंगे, लूट तो चालू है और लगातार फुर होने का भी सिलसिला चालू है। बैंक भी लूट के लेके भाग गया सब। हाँ, हिस्सेदारी दे रही है, जैसा कि राशन में राशन मिलता, चाल मिलता, गेहूं में मिलता, सब मिलता है। नहीं, ये नहीं हिस्सेदारी की बात, राशन कौन सा हिस्सेदारी की बात करें तो बताइए। अधिकारी बन रहे हैं आपके। अधिकारी बंगाल से कोई है ही नहीं, मुसलमान में से कोई मुसलमान में कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं है, कोई लीडर नहीं है बंगाल में। कांग्रेस आजकल हिस्सेदारी की बात कर रही है। कांग्रेस वहाँ है ही नहीं, कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ कांग्रेस है नहीं, उसको पहले ख़त्म कर दिया गया है, वो तो मतलब ख़त्म है। तो क्या सोच रहा है मुसलमान इस बार 2024 के? मुसलमान का सोच विचार खत्म हो गया। जब आदमी को एक तरफ दिखता है ना तो दूसरा तो देख नहीं सकता। तो अभी मुसलमान बंगाल का क्या हो गया है कि हमेशा बंगाल में ये होते आया है कि कोई भी उसका अपोजिशन का रखता ही नहीं हो, एक ही पार्टी की तरफ देखता है। आज सिर्फ टीएमसी, किसी जमाना में था सिर्फ कम्युनिस्ट था, अभी सिर्फ टीएमसी है, अपोजिशन कोई है ही नहीं। और अभी जो अपोजिशन जो बीजेपी के नाम पर जो अपोजिशन है वो एक्चुअल अपोजिशन है, बिना शर्तों के वोट करता है मुसलमान। बिल्कुल कोई शर्त नहीं थी। तो बड़ा शर्त को छोटा चीज़ के लिए बड़ा जो शर्त है ना, इसको भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा बंगाल से कोई बड़ा लीडर कभी बना ही नहीं। गनी खान का, चौधरी का बाद कोई मुस्लिम लीडर आज तक पैदा ही नहीं। क्या वजह क्या है मुस्लिम बड़ा लीडर नहीं है? मुसलमान का जो है ना सोच तो बोला नहीं, बड़ा मतलब यूनिटी में नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम है। सब अपना अपना छोटा चीज़ के लिए वो बटे हुआ है। हर समाज ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हैं, अपने अपने नेता बना लिए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे? ये सब बहुत अच्छी बात है, ये जो पॉइंट है बहुत अच्छी बात है कि वेस्ट बंगाल में यानी हमारा बंगाल में मुसलमान का कोई पार्टी है ही नहीं।
और जो पार्टी है वो किसी ना देश में भी कोई पार्टी नहीं है राष्ट्रीय लेवल की। ये भी सही बात है, मुसलमान कोई मतलब नेशनल लेवल का कोई लीडर है ही नहीं, सब जोनल लीडर है, स्टेट लेवल का थोड़ा बहुत लीडर है, नेशनल लीडर तो कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस कह रही है कि हम हिस्सेदारी देंगे सबको, हमको वोट दीजिए, विश्वास है आपको कांग्रेस पर? अभी कैसे विश्वास करे? आज जो बीजेपी जो सत्ता में बैठा हुआ है तो कांग्रेस का देन है, उसका तो देन है ये, तो कांग्रेस का हम विश्वास कैसे करें? अब नई कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं, आप देखिए नई कांग्रेस, ये कितना साल देखेंगे? हम तो कांग्रेस को 50-55 साल 60 साल तो देखा है, यानी 2-3 जनरेशन हमारा ख़त्म हो चुका है कांग्रेस का चक्कर में, और कितना चक्कर देंगे? देंगे क्या है? देंगे बात क्या है? वो नहीं, उनको वोट दीजिए ना, तभी तो देंगे कुछ। इससे पहले तो 50 साल 60 साल तो कांग्रेस पे वोट दिया था, बीजेपी तो हाल ही में 8-9 साल हो गया ना, तो 60 साल जो है ना, 70 साल तो 65 चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान है कि यूनिटी पे वोट दे, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन अपना लीडरशिप, अपना जो क्या बोलते हैं ये अपना इसको बेच, जमीन को बेच के नहीं, मतलब लीडरशिप बना के वोट दो, एक यूनिटी बना के वोट दो। और किसी का खिलाफ जाने के मतलब क्या है? क्यों हमारा दुश्मन को क्यों बना रहा है? सब दोस्त बनाओ ना, ये हमारा कहना है कि किसी का खिलाफ जाके आज तक ठगा गया मुसलमान ठगा गया है, बंगाल का मुसलमान आज भी ठग रहा है, ये बात है मेन है। मुसलमान का जो है ना बड़े लीडर कभी उभर के आता ही नहीं बंगाल में। हम चाहते हैं कि बंगाल का मुसलमान जो है ना, चाहे वो ममता को वोट दो, चाहे किसी को वोट दो, हमारा मुद्दा वो नहीं है, मुसलमान लीडर देख के वोट दे, लीडरशिप बनाए अपना, ये हमारा बंगाल का आदमी नेता होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है नेता होना। नेता है ही नहीं बंगाल में, ये मेरा बंगाल का मुसलमान के लिए ये मतलब मैसेज है। और मुसलमान का लीडर का मतलब कि मुसलमान जो है ना दूसरे को भलाई करने को आता है, इसको मुसलमान दूसरे को भलाई करेगा उसको मुसलमान कहा जाता है। एक्चुअल मुसलमान का मतलब ही है जो दूसरे को भलाई करते, सिर्फ मुसलमान को भलाई नहीं करते, दूसरे को भी भलाई करते, उसको ही मुसलमान कहा जाता है। और ये ऐसा मुसलमान भी होना चाहिए, मुसलमान को सीखना चाहिए, उसका अमल जो है ना सही होना चाहिए, उसका अमल अगर सही होगा तो दूसरे के बारे में सोचे। अमल में भी कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल अमल में भी दिक्कत है, ये टुकड़ा मतलब गैंग में जो बीजेपी के लोग कहते हैं ना टुकड़े गैंग, ये सही बात है कि हमारा मुसलमान है टुकड़े गैंग में बटा हुआ है। बीजेपी कोई ख़राब नहीं करता, हर बात हर एक किसी का ख़राब नहीं होता, ये बात में हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हम सहमत है कि ये टुकड़े गैंग बन चुका है, ये टुकड़े गैंग को ख़त्म होना चाहिए।